नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल एसपी जीके सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आईसीएआर के साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। दोस्तों, ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? आपके पास ऑप्शन है कोशिका, अंग, ऊतक या नाभिक। तो दोस्तों, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। और दोस्तों, कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। ठीक है, 1665 में कोशिका की खोज हुई थी। और किसके द्वारा? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा घटक जो है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। आपके पास ऑप्शन है पानी, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल या यूरिया। तो दोस्तों, वो कौन सा घटक है जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो दोस्तों, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग जो है वह हरा होता है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांश केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? दोस्तों, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कोशिकांश केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। तो दोस्तों, लाइसोसोम जो है ये कोशिका केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, आत्महत्या की थैली, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, इसकी खोज कब हुई है? तो दोस्तों, 1955 में डी डुबे के द्वारा इसकी खोज हुई है। ठीक है, लाइसोसोम की खोज 1955 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मुक्त रूप से गिरना केवल किसमें संभव है? तो दोस्तों, मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव है। निर्वात में कोई भी वस्तु मुक्त रूप से गिरती है, क्योंकि वहाँ वस्तु पर घर्षण का प्रभाव नहीं होता है। याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री कैसे वजन महसूस करते हैं? ज़्यादा, कम, शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री भारीनता की स्थिति में होती है, जिससे वो अपना वजन शून्य महसूस करती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों, आवर्त सारणी का आविष्कार मैडलिफ ने किया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। मैडलिफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों, 63। मैडलिफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। यह भी याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया है? तो दोस्तों, आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया है? आपके पास ऑप्शन है ऊपरी पंक्ति, दाएं ओर, निचली पंक्ति या बाएं ओर। तो दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को बाएं ओर रखा गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। और दोस्तों, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण जो है वह घट जाता है, और अधात्विक गुण जो है वह बढ़ जाते हैं बाएं से दाएं जाने पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। झूले पर बैठे लड़के की कौन सी गति होती है? तो दोस्तों, कोई झूले झूल रहा है, उसमें बैठे लड़के की गति जो है वो कौन सी गति होती है? आपके पास ऑप्शन है एक समान, असमान गति, वृत्तीय गति या आवृत्ति गति। तो दोस्तों, झूले पे बैठे लड़के की गति जो है वह आवृत्ति गति होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। घर्षण बल डैश कार्य करता है? यानी कि दोस्तों, घर्षण बल कैसे कार्य करता है?
आपके पास ऑप्शन है बल के दिशा के लंबवत, बल की दिशा में किसी कोण पर, बल की दिशा में या बल की विपरीत दिशा में। तो दोस्तों घर्षण बल बल की विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है संवेग, त्वरण, गति या बल। तो दोस्तों किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। त्वरण एक सदिश राशि है जिसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? इससे पहले पूछा गया था कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसका आंसर था त्वरण। अब पूछ रहा है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों वेग कहा जाता है। विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है और इसका ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों दिशा और परिमाण किसमें होते हैं? तो दोस्तों सदिश राशि में होते हैं और संवेग जो है एक सदिश राशि है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जीन कहा जाता है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो दोस्तों ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो दोस्तों 46 गुणसूत्र होते हैं मानव शरीर में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किस ऊतक का निर्माण जो है मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा ऊतक का निर्माण जो है वह मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों लैंगिक प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? सिंपल सा प्रश्न है। तो दोस्तों लिथियम की परमाणु संख्या जो है वह 3 है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? आपके पास ऑप्शन है निकेल, लोहा, कॉपर या जिंक। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो लोहा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन में लोहा धातु मौजूद होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित है। तो दोस्तों परमाणु संख्या 57 वाला तत्व किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से, पी ब्लॉक से या एस ब्लॉक से? तो दोस्तों परमाणु संख्या 57 वाला तत्व डी ब्लॉक से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज भर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।